हम्म। पार्ट टू। पार्ट वन हमने पढ़ लिया है। पार्ट वन में हमने पढ़ा था कि पार्टनरशिप क्या होती है, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट की डेफिनेशन पढ़ी थी। पार्टनर्स पढ़ा था, फर्म क्या होती है, फर्म नेम क्या होता है, ये पढ़ा था हमने। ठीक। सेपरेट लीगल एंटिटी पढ़ी थी, और अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से कैसे देखा जाता है, लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से और अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से पार्टनरशिप फर्म को कैसे देखा जाता है। आज हम पढ़ेंगे एसेंशियल फीचर्स और करेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टनरशिप। तो एसेंशियल करेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टनरशिप आर टू और मोर पर्सन, एसेंशियल करेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टनरशिप आर, पहली बात टू और मोर पर्सन होना चाहिए। पार्टनरशिप कभी भी अकेला आदमी तो बना नहीं सकता, तो दो या दो से ज़्यादा पर्सन होने चाहिए। ये हमने उसकी डेफिनेशन में भी देखा था, लिखा हुआ था, इज़ अ बिजनेस रिलेशनशिप, गया रिलेशन बिटवीन पर्सनस, रिलेशनशिप बिटवीन पर्सनस लिखा था, जिसको हमने आइडेंटिफाई करा था टू और मोर है इसका मतलब। तो एसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक क्या है, पहली कैरेक्टरिस्टिक है टू और मोर पर्सन होने चाहिए। देयर मस्ट बी एटलीस्ट टू पर्सन्स टू फॉर्म अ पार्टनरशिप एंड ऑल सच पर्सन मस्ट बी कम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट। कम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है कि कम्पिटेंट इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में पढ़ेंगे आप। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में बता रखा है कि कम्पिटेंसी क्या होती है। बेसिकली कोई भी पर्सन को कम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट होने के लिए, यानी कि कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए, अगर ये पर्सन कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो हम मान लेंगे कि ये अपने होशो हवास में कर रहा है, कि मैं अपने होशो हवास में कॉन्ट्रैक्ट कर रहा हूँ, ऐसे बोलते हैं ना। तो वो क्यों बोलते हैं, तो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट ने बताया है कि कम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है। हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं टू और मोर पर्सन होने चाहिए जो कि कम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट होने चाहिए। कम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, अकॉर्डिंग टू इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, एवरी पर्सन एक्सेप्ट द फॉलोइंग आर कम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट। कौन कौन, मतलब ये तीन लोग कम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, बाकी कम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। तो कौन लोग नहीं है, माइनर, क्योंकि नादान है, छोटा है, 18 साल से कम का है। माइनर, पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड, जिनका दिमाग सही नहीं है, और कोई ऐसा पर्सन जो कि डिस्क्वालीफाइड बाय एनी लॉ है, यानी किसी लॉ ने बोल दिया कि भाई इसका ये कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो हम इसकी बात नहीं मानेंगे। तो ऐसे तीन लोग कम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट नहीं होते। इनके अलावा सारे लोग कम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। कौन, माइनर कम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। अनसाउंड माइंड अगर कोई है, ल्यूनेटिक है ना, ल्यूनेटिक है, इडियट है, तो वो कम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। पर्सन डिस्क्वालीफाइड बाय एनी लॉ कम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। ठीक। तो जो टू और मोर पर्सन है वो कम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट होने चाहिए। कम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है वो हमने पढ़ा इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 के बारे में, ने क्या बताया कम्पिटेंसी टू कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है। फन फैक्ट, जो इंडियन पार्टनरशिप एक्ट है 1932, हमारा इंडियन पार्टनरशिप एक्ट है 1932, ये 1932 में इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट से अलग हो गया। पहले ये इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का ही पार्ट था। फन फैक्ट। दूसरी कैरेक्टरिस्टिक क्या है, मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स। तो जैसे कि हमने इंडियन पार्टनरशिप एक्ट की पार्टनरशिप की डेफिनेशन पढ़ी, उसमें ये कहीं पे भी नहीं लिखा हुआ था कि मैक्सिमम पर्सन कितने हो रखे थे। ऐसे ही पूरे एक्ट में ये नहीं बताया हुआ कि मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स कितने हो सकते हैं। मिनिमम बताया है कि मिनिमम दो तो होने ही चाहिए पार्टनरशिप बनाने के लिए। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स कंपनीज एक्ट ने बताया 2013 ने, उसके सेक्शन 464 में क्या बताया, कंपनीज एक्ट 2013 एम्पावर्स द सेंट्रल गवर्नमेंट टू प्रेस्क्राइब द नंबर ऑफ पार्टनर्स, एम्पावर्स द सेंट्रल गवर्नमेंट टू प्रेस्क्राइब नंबर ऑफ पार्टनर्स इन अ फर्म सब्जेक्ट टू मैक्सिमम ऑफ 100 पार्टनर्स। देखो ये काफ़ी ट्रिकी पोर्शन है, इसके ऊपर कई बार सवाल पूछे जाते हैं। तो कंपनीज एक्ट 2013 ने सेंट्रल गवर्नमेंट को पावर दी
कि वो सेंट्रल गवर्नमेंट बताएगी कितने मैक्सिमम पार्टनर्स हो सकते हैं, पर सेंट्रल गवर्नमेंट 100 से ज़्यादा पार्टनर्स नहीं बता सकती। क्या है, दोबारा पढ़ते हैं। मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स क्या है? द कंपनीज एक्ट 2013 सेक्शन 464 एम्पावर, सेक्शन क्या है 464, एम्पावर्स द सेंट्रल गवर्नमेंट। कंपनीज एक्ट 2013 का सेक्शन 464 सेंट्रल गवर्नमेंट को पावर देता है कि वो क्या करे, प्रेस्क्राइब कर सकती है नंबर ऑफ पार्टनर्स इन अ फर्म सब्जेक्ट टू मैक्सिमम ऑफ 100 पार्टनर्स। मतलब कंपनीज एक्ट ने पावर दिया सेंट्रल गवर्नमेंट को कि वो मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स बता सकती है, पर कंपनीज एक्ट ने ये भी बोल दिया कि 100 से ज़्यादा नहीं बताएगी। ठीक, तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने क्या बोला है? सेंट्रल गवर्नमेंट हैज़ प्रेस्क्राइब मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स इन अ फर्म टू बी 50। तो सेंट्रल गवर्नमेंट के रूल 10 ऑफ कंपनीज रूल्स 2014 में, रूल 10 ऑफ कंपनीज रूल्स 2014 में सेंट्रल गवर्नमेंट ने बताया है कि मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स कितने हो सकते हैं? मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स 50 हो सकते हैं। ठीक, ये बात ध्यान रखना कि कंपनीज एक्ट ने पावर दी सेंट्रल गवर्नमेंट को कि वो बताए कि मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स कितने हो सकते हैं, अप टू 100 से ज़्यादा पार्टनर्स नहीं बोल सकती सेंट्रल गवर्नमेंट। तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने कितने पार्टनर्स बोले हैं अभी तक? 50 पार्टनर्स बोले हैं। अब इसको सेंट्रल गवर्नमेंट चाहे तो 50 से बढ़ा के 60 कर दे, 70 कर दे, पर 100 से ज़्यादा नहीं करेगी। 100 से ज़्यादा करने के लिए क्या करना पड़ेगा? कंपनीज एक्ट में चेंज करना पड़ेगा। ठीक, फिर आते हैं एग्रीमेंट। एग्रीमेंट देखो, यहाँ पे क्या था, हमने ये पढ़ा था, पार्टनरशिप इज़ द रिलेशनशिप बिटवीन पर्सन्स हु हैव एग्रीड। क्या करा है उन्होंने? एग्री करा है। तो एग्री कैसे करा है? एग्रीमेंट से एग्री करा है। तो पार्टनरशिप में जब वो एग्री करते हैं तो उसको पार्टनरशिप एग्रीमेंट बोलते हैं। कि उन लोगों ने, जो लोग एक साथ आके, यहाँ पे लोग एक साथ आए थे ना, ये ABC एक साथ आए थे ना, इन लोगों ने एग्री करा था टू एंटर A, B और C, ये 3 पार्टनर थे। इंडिविजुअली इनको पार्टनर्स कह रहे थे। ये लोग एग्री हुए थे टू एंटर इनटू अ पार्टनरशिप फर्म, है ना, टू एंटर इनटू अ पार्टनरशिप। तो ये जो एग्री करते हैं, ये बोलता हाँ हाँ हाँ, बी बोलता हाँ हाँ हाँ, सी बोलता हाँ हाँ हाँ, हम एग्री कर रहे हैं, हम पार्टनरशिप में जा रहे हैं, है ना। तो क्या एग्री कर रहे हैं? ये बोल कर रहे हैं, किन बातों पे एग्री कर रहे हैं? उस बातों को जब लिखेंगे या बोलेंगे उसको एग्रीमेंट कहेंगे। पार्टनरशिप कम्स इनटू एग्जिस्टेंस बाय एन एग्रीमेंट। ऐसे नहीं होगा कि पार्टनरशिप बिना एग्रीमेंट के स्टार्ट हो जाएगी, है ना। पार्टनरशिप एग्रीमेंट या तो रिटन हो सकता है या तो ओरल हो सकता है। प्रेफरेबली रिटन को प्रेफर करते हैं, क्योंकि कहीं सुनी बातों पे कोई विश्वास नहीं करता। वैसे कहा जाए तो एग्रीमेंट रिटन भी हो सकता है और ओरल भी हो सकता है। इट इज़ द बेसिस ऑफ रिलेशनशिप अमंग पार्टनर्स। या रिलेशनशिप का क्या बेस होगा, किस तरह की रिलेशनशिप होगी, ये एग्रीमेंट बताता है। अब किसी पर्टिकुलर वेंचर के लिए पार्टनरशिप हो सकती है, किसी पीरियड के लिए हो सकती है, या एट विल। इन तीनों में ये डिफरेंस है कि हम सपोज़ करो ABC एग्री करे हैं पार्टनरशिप में किसी पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के लिए, तो वो पर्टिकुलर वेंचर के लिए है। या ABC एग्री करे हैं 3 साल के लिए पार्टनरशिप करने के लिए, वो फॉर अ पीरियड है। या फिर एग्री करे हैं जब तक उनका मन करेगा तब तक पार्टनरशिप करेंगे, वो पार्टनरशिप एट विल है। द रिटन एग्रीमेंट अमंग पार्टनर इज नोन एज पार्टनरशिप डीड। जो लिख देंगे वो कि हमारी पार्टनरशिप एग्रीमेंट है, उसको क्या कहेंगे हम? पार्टनरशिप डीड कहेंगे। क्या कहेंगे हम? पार्टनरशिप डीड कहेंगे। लॉफुल बिजनेस होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए कि सुपारी उपारी देने का बिजनेस नहीं होना चाहिए। तो लॉफुल बिजनेस होना चाहिए। अ पार्टनरशिप इज इस्टेब्लिश फॉर अ लॉफुल बिजनेस। फिर प्रॉफिट शेयरिंग, द एग्रीमेंट बिटवीन और अमंग द पार्टनर्स मस्ट बी टू शेयर प्रॉफिट्स एंड लॉसेस। जब मैंने यहाँ पे कहा था कि यहाँ पे जी टू शेयर द प्रॉफिट्स, यहाँ पे प्रॉफिट्स का मतलब सिर्फ प्रॉफिट्स नहीं है, यहाँ पे लॉसेस भी है। तो प्रॉफिट और लॉस दोनों शेयर करेंगे वो।
ठीक। बिजनेस कैन बी कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ देम, एनी ऑफ द पार्टनर्स एक्टिंग फॉर ऑल। ये जो था इसके बारे में हमने बात करी थी यहाँ पे। बिजनेस ऐसा हो सकता है कि सारे मिलके चला रहे हों, या फिर कोई एक, एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल, कोई एक उन सब के बिहाफ पे एक्ट कर रहा हो। Business of the partnership can be carried on by all, or carried on by all the partners, or by any of them acting for all the partners. In other words, partners are agents as well as principals. तो partners, ये देखो इसको कार्डिनल रूल कहते हैं। इसको कार्डिनल रूल कहते हैं, है ना। कार्डिनल रूल ये कहता है कि ये जो पार्टनर्स हैं ए, बी, सी, इन तीनों को मिलके पार्टनरशिप फर्म बन रही है। ये एक दूसरे के एजेंट भी हैं, है ना, और प्रिंसिपल भी हैं, है ना। यानी कि सपोज करो सी बाहर जाके एक एग्रीमेंट में एंटर करता है ऑन बिहाफ ऑफ फर्म, है ना। फर्म की कैपेसिटी में, पार्टनर की कैपेसिटी में एग्रीमेंट को एंटर करता है। तो उस एग्रीमेंट के लिए ए और बी भी लाइबल होंगे। तो सी एज एन एजेंट काम कर रहा है और ए और बी प्रिंसिपल हैं। प्रिंसिपल कोई भी ऐसा पर्सन होता है, देखो एक प्रिंसिपल है, एक एजेंट है। प्रिंसिपल एजेंट को हायर करता है। अब इस एजेंट जो है, एजेंट प्रिंसिपल के बिहाफ पे काम करेगा, और जो भी काम करेगा ये उसके लिए प्रिंसिपल लाइबल होगा। अगर ये जाके एजेंट जाके कहीं पे एग्रीमेंट करता है तो उसके लिए, उस एग्रीमेंट को परफॉर्म करने के लिए प्रिंसिपल लाइबल होगा। तो अगर सी बाहर जाके पार्टनरशिप फर्म में पार्टनर की कैपेसिटी में जाके एग्रीमेंट करता है, बाहर जाके किसी से एग्रीमेंट कर लेता है, तो सी एजेंट की तरह काम कर रहा है और ए और बी प्रिंसिपल की तरह लाइबल होंगे। ऐसे ही बी भी जा सकता है बाहर और ए भी जा सकता है बाहर। तो ए, बी, सी एक तरह से एक दूसरे के एजेंट भी हैं और प्रिंसिपल भी हैं। तो यही बात यहाँ पे लिखी हुई है, दोबारा पढ़ते हैं। इन अदर वर्ड्स, पार्टनर्स आर एजेंट एज वेल एज द प्रिंसिपल्स। एज एन एजेंट ही रिप्रेजेंट्स अदर पार्टनर्स एंड देयरबाय बाइंड्स देम थ्रू हिज एक्ट्स। जब सी बाहर जाके पार्टनर की कैपेसिटी में एग्रीमेंट एंटर कर रहा था, तो वो पूरी फर्म को रिप्रेजेंट कर रहा था एजेंट की तरह, और उसके उस एग्रीमेंट को साइन करने के एक्ट ने ए और बी को भी उस बाध्य कर दिया, बाइंड कर दिया उसके साथ। तो एज अ प्रिंसिपल ही इज़ बाउंड बाय द एक्ट ऑफ अदर पार्टनर्स। ए और बी प्रिंसिपल थे इस केस में, और सी एजेंट की तरह एक्ट कर रहा था। तो ए और बी, सी भी बाइंड है, बट हम यहाँ पे बस ए और बी की बात कर रहे हैं अभी। ए और बी अब बाध्य हो गए सी के एक्ट के लिए, ठीक। तो क्या कह रहा है, एज एन एजेंट ही रिप्रेजेंट्स अदर पार्टनर्स। एजेंट की बात करें तो कैसे हैं, एजेंट और प्रिंसिपल दोनों एक साथ है ना। ऊपर लिखा है पार्टनर्स आर एजेंट्स एज वेल एज द प्रिंसिपल। तो जब एजेंट की बात करते हैं तो वो एजेंट ऐसे हैं कि उनके किसी काम की वजह से, उनके किसी एक्ट की वजह से बाकी पार्टनर्स बाइंड हो जाते हैं। और एज अ प्रिंसिपल कैसे हैं, क्योंकि वो बाउंड हो जाते हैं, बाध्य हो जाते हैं किसी एक्ट ऑफ अदर पार्टनर, ठीक। तो हमने ये देखा एसेंशियल फीचर्स और कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टनरशिप क्या है। 2 और मोर पर्सन होने चाहिए, है ना। एक एग्रीमेंट होना चाहिए, लॉफुल बिजनेस होना चाहिए, और बिजनेस कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल, ठीक। तो न्यूमोनिक हो गया टॉल बॉय।